अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर। आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ मेरे को होस्ट को एंकर मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। आज स्पोर्ट्स के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और ख़ासतौर पर हॉकी के लिए बुरी खबर आई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली वो आज कुछ देर कबल इंतकाल कर गए और उनकी खबर जब आई तो बहुत से रहनुमाओं ने, हॉकी फेडरेशन के प्लेयर्स ने, पाकिस्तान हॉकी के साबिक़ ओलंपियंस ने भी ताज़ियत का और दुख का इजहार किया। 2004 में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वो सदर मुंतखब हुए। 2008 में उन्होंने रिज़ाइन किया और पाकिस्तान में हॉकी के रिवाइवल पे काम किया। इस पर कुछ बातचीत करेंगे, साथ साथ आज प्रोग्राम में आगे चल के क्रिकेट की कुछ खबरों पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक़ सदर ज़फ़रुल्लाह जमाली इंतकाल कर गए। अफसोस है कि न्यूजीलैंड बोर्ड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खिलाफ वर्जी की नौयत का नहीं बताया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए था कि आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्या खिलाफ वर्जी की। वसीम खान। दौरा न्यूजीलैंड में कौमी स्क्वाड के एक और रुकन का टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले अरकान की तादाद 8 हो गई। पीसीबी की न्यूजीलैंड बोर्ड से पाकिस्तान शाहीन्स के पहले 4 रोजा मैचेस को मुलतवी या रीशेड्यूल किए जाने की दरख्वास्त। कौमी टीम को डमी चीफ सेलेक्टर की जरूरत नहीं है। चीफ सेलेक्टर ऐसा फर्द हो जो फैसला साजी कर सके। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम। अगर आप किसी को बना देते हैं जस्ट पपेट तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप किसी को बनाते हैं एम्पावर करके कि वो जो फैसले करे वो उसको हम मानेंगे फिर सही है। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी अब की दफ़ा जो बनाएगी एक तो लंबे टर्म के लिए बनाएगी। आलमी सालसी अदालत ने उमर अकमल केस का फैसला महफूज कर लिया। रजा हसन ने कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर पीसीबी से माफी मांग ली। शाहिद अफरीदी ने जाती वजूहात की वजह से लंका प्रीमियर लीग के अगले मैचेस खेलने से माजरत कर ली। भारत ने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर खुद को क्लीन स्वीप होने से बचा लिया। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली वनडे मैचेस में तेज तरीन 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। जनूबी अफ्रीका को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भी शिकस्त के साथ व्हाइट वॉश का भी सामना। यहाँ आपने टॉप स्टोरीज देखी, जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस देखी और जिस तरह इंट्रो में तलहा ने बताया कि हॉकी की खिदमत करने वाले साबिक़ सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली इंतकाल कर गए हैं और बड़ी खिदमत की थी इन्होंने हॉकी का रिवाइवल कराया था। और साथ साथ इसी से हम अपने शो का आगाज़ करेंगे और इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मौजूदा सेक्रेटरी। क्रिकेट जो हॉकी के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ओलंपियंस की दोस्ती कराई है। कराची की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, हॉकी के रिवाइवल में काफ़ी इक़दामात कर रहे हैं। प्रीमियर लीग हो रही है। हॉकी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ आसिफ बाजवा की। आसिफ बाजवा साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। जी, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और यही पूछना चाहूँगा कि आज कैसा देख रहे हैं कि हॉकी की खिदमत करने वाली एक शख्सियत आज हमसे जुदा हो गई। देखें, पूरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है आज उदास है। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई मोहतरम हॉकी के साबिक खिलाड़ी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़फ़रुल्लाह जमाली आज रज़ाए से वफ़ात पा गए हैं और पूरी पाकिस्तान हॉकी कम्युनिटी जो है वो आज उदास है। बड़ी शानदार शख्सियत थी जमाली साहब की। जमाली साहब एसीसन में हॉकी खेलते थे, पाकिस्तान कैंप में आए, पाकिस्तान हॉकी टीम के चीफ सेलेक्टर बने, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने। जो जमाली साहब की सबसे बड़ी खसूसियत थी वो ये थी कि वो एक गहरी नजर रखते थे हॉकी पे और बड़े बड़े स्टॉलवर्स, जब हम 94 वर्ल्ड कप जीते, 94 चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सेलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे और बड़ा मोटिवेट किया करते थे। 84 ओलंपिक में वो पाकिस्तान की सेलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। एक लंबी हिस्ट्री है उनकी। दो पहचान थी, दो वजह से, एक सियासत थी और दूसरी हॉकी थी। और मेरा ख्याल है आखिरी जो ओहदा लिया है वो जमाली साहब ने हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट का लिया और मुझे ये फख्र हासिल है कि मैंने जमाली साहब की प्रेसिडेंसी में एज अ सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जब मैं पहली दफ़ा आया था तो जमाली साहब मेरे प्रेसिडेंट थे। इंतहाई शानदार शख्सियत, इंतहाई नरम दिल इंसान, इंतहाई प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले इंसान थे
और आज मैं ज़ाती तौर पर बहुत गमगीन और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे और उनकी पूरी जो फैमिली है उनको सब्र दे। बिल्कुल आमीन, हम भी यही दुआ करते हैं। आसिफ साहब ये फरमाइएगा, खालिद सज्जाद साहब जो कि मौजूदा सदर हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उनकी जानब से भी ताज़ियत की गई, दुख और गम का इजहार किया गया। साथ साथ अब ना सिर्फ हॉकी में साबिक ओलंपियंस ताज़ियत का इजहार करें बल्कि जो सियासी सूरत हाल है, सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जानब से भी दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। किस कदर हमें उनकी कदर करनी चाहिए, ख़ासतौर पर 2004 में जब उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ज्वाइन किया था, तो कितनी हमें कदर करनी चाहिए जो 4 साल का जो उनकी मुद्दत थी, कितने अहम कदम उन्होंने उठाए? देखें, कदर का तो ये आलम है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म बने इमरान खान क्रिकेट की वजह से, तो हॉकी में जो वज़ीर आज़म बने वो ज़फ़रुल्लाह जमाली थे। ज़फ़रुल्लाह जमाली की पूरी जिंदगी हॉकी के मैदानों में गुजरी है, बल्कि मैंने जैसे पहले बताया कि वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ओहदा कबूल किया, तो ये उनका लगाव था इस गेम के साथ, इस दिलचस्पी से वो इसमें हिस्सा लेते थे और उनके दौर में फतूहात हासिल की पाकिस्तान ने। पाकिस्तान 84 ओलंपिक्स में जीता, पाकिस्तान 94 वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान 94 चैंपियंस ट्रॉफी जीता और मुझे एजाज हासिल है कि मैं उस टीम का हिस्सा था जिसमें जमाली साहब ने मुझे सिलेक्ट किया और वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद फिर वो मेरे साथ प्रेसिडेंट आए। तो एक लंबी दास्तान है जमाली साहब की हॉकी के हवाले से और पूरी उनकी फैमिली जो है वो हॉकी लवर है। आज भी उनके पोते जो हैं वो एसीसन में हॉकी टीम का हिस्सा है। तो एक हॉकी फैमिली है। हमें पूरी पाकिस्तान हॉकी फैमिली जो है, पूरे ओलंपियंस, फॉर्मर प्लेयर्स, हॉकी लवर्स जो है आज उदास है और उनके लिए जो है वो दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बिल्कुल, हॉकी प्लेयर या हॉकी कम्युनिटी की अगर बात करें तो जैसा आप फरमा रहे हैं, आसिफ बाजवा साहब फरमा रहे हैं कि उदास हैं और जाहिर है जब एक अनमोल सितारा या जिस तरह आप कह रहे थे एक दास्तान आज ख़त्म हुई, तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आसिफ बाजवा साहब कि आपने कीमती वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए और ताज़ियत के 2 बोल अपने सीनियर के लिए जिसके दौर में आप खेले और पाकिस्तान हॉकी ने फतूहात समेटी, उसके लिए आपने दिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस हवाले से एक पूरा शो किया जाए जिसमें एक बार फिर आपको मदद किया जाएगा। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ क्रिकेट के मामलात पर बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जिस तरह हम बात कर रहे थे ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की, लेकिन अब कुछ बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट हुए और जो वसीम खान है CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक में भी मामला चल रहे हैं। लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलने गई है या फिर कोविड टेस्ट कराने गई है। जिस तरह ये बातें हो रही हैं कि टेस्ट नहीं आए, खिलाड़ी भी दबाव का शिकार हैं, जहनी दबाव का। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक में। आप उनको देखते होंगे, कमेंट्री कर रहे हैं, छाए हुए हैं, प्लेयर्स पे नज़रें भी रखे हुए हैं। इससे पहले भी हमारे शो में आते रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब की। महमूद हामिद साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। जी शुक्रिया मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। तला भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे, कैसा देख रहे हैं न्यूजीलैंड का दौरा? शुरुआती मुश्किलात से घिरे प्लेयर्स जैसे जहनी दबाव का शिकार हैं। साथ साथ कहा जा रहा है 7 रोज़ बाद पाकिस्तान शाहीन्स का 4 रोज़ा मैच है, वो हो पाएगा या नहीं? इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, इस दौरे के आगाज़ को? मुश्किल टूर है डेफिनेटली, क्योंकि इस तो कंडीशंस पूरी दुनिया में ऐसी हैं कि कोविड-19 का जो चीजें चल रही हैं, तो ये तो सडनली किसी के ऊपर भी कोई चीज आ सकती है। आप एक दिन बिल्कुल ठीक होते हो और नेक्स्ट डे जो है वो आप पॉजिटिव हो जाते हो। तो ये सारी चीजें जो इस वक्त तो पार पार्सल ही चल रही है। बहुत से प्लेयर्स के साथ ये प्रॉब्लम्स आई है। सो यहाँ से जब टीम गई थी तो जिस जगह से इनके टेस्ट हुए थे, बेस्ट लेबोरेटरी से टेस्ट हुए हुए और सब बिल्कुल नॉट डिटेक्टिव आए थे। और वहां जाके अगर कुछ निकलता है ये चीजें, तो ये तो एक अनफॉर्चुनेट मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें हैं जो कि किसी के साथ हो सकती हैं। तो टफ टाइम है पाकिस्तान टीम के लिए और आई होप के
मेंटली अपने आप को, प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बिल्कुल। और अपनी चीजों से खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि आप एक ही कमरे के अंदर इतने दिनों से आइसोलेट हो, वहीं पर आपकी मतलब अपनी फिजिकल ट्रेनिंग भी हो, वहीं पर सोचना, वहीं खाना पीना। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कि प्रोफेशनल, जब आप एज ए प्रोफेशनल खेल रहे होते हैं तो आपके ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स होते हैं। सो रिलैक्सेशन के लिए आपके पास फिर गोइंग आउट समवेयर एंड मीट द पीपल और समथिंग, तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन यहाँ पर बड़ा बिल्कुल अनफॉर्चुनेट मैं कहूंगा कि आपको कहीं जाने की भी इजाजत ही नहीं है, और अभी अब तक ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट नहीं हुई पाकिस्तान टीम की। सो मैं दुआ गोई हूँ कि अल्लाह मियां बस ये अच्छा टूर हो पाकिस्तान के लिए, और लड़के जो हैं वो फुल अपनी एनर्जी के साथ जो है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ ग्राउंड में उतरें। बिल्कुल उम्मीद है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि टफ टाइम ज़रूर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान का जो स्क्वाड वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वसीम खान साहब ने इंटरव्यू दे दिया न्यूजीलैंड में जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह के। मोहसिन बता रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने गई है या सिर्फ कोविड-19 के टेस्ट करवाने के लिए। वसीम खान साहब ने आज बयान दे दिया है, उन्होंने बोला कि न्यूजीलैंड हुकाम ये तमाम तर मामला जो हैं वो देख रहे हैं और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं देख रहा। साथ साथ उन्होंने कहा है कि जब लोग सफ़र करते हैं तो ऑफकोर्स दौरान सफ़र भी कोरोना वायरस लग सकता है। रवानगी से कबल टीम के शौकत खानम अस्पताल में 2 टेस्ट हुए जो बेहतरीन मयार के हैं। उन्होंने ज़ाहिर है इस बात पे भी कंफर्म कर दिया कि पीसीआर टेस्टिंग पे जो सवाल उठाए जा रहे थे 2 हिस्टोरिक केसेस पर, उस पर भी उन्होंने बयान दे दिया। अफसोस है कि न्यूजीलैंड बोर्ड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खिलाफ वर्जी की नौयत को नहीं बताया, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए था कि आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्या खिलाफ वर्जी की है जो कि कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी थी। साथ साथ उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कल की टेस्टिंग के बाद खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की इजाज़त भी मिल जाएगी, क्योंकि चहलकदमी की सिर्फ इजाज़त दी गई है। तो महमूद हामिद साहब, तमाम तर मामले पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड है उसको आप कहाँ तक देख रहे हैं, और क्या वाकई प्रेस रिलीज जैसे हमने देखी थी न्यूजीलैंड की काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया था कि अगर आपको कोई टेस्ट पॉजिटिव आया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप वापस घर चले जाएंगे, तो मौक़िफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसके जवाब में कैसा देखा आपने? देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जिसे कहना चाहिए कि जैसे वो आपके साथ ट्रीट कर रहे हैं, आपने उसी तरह उनसे बात करनी है। आप टूरिंग टीम है, आप गए हैं वहां पर, आपने भी एक रिस्क लिया है ना, कि इस वक्त की कंडीशन में जाके आप वहां पर खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन असल में मसला ये है कि वहां पर जो है कि कोरोना के केसेस नहीं है। मेरे ख्याल से एक आध केस वहां पर था, तो बिल्कुल कंट्री जो है वो फ्री हो गई थी कोविड-19 से। सो उनको थोड़ा सा, उनकी गवर्नमेंट लेवल को थोड़ा सा ये जिसे कहना चाहिए कि एक तरह से धचका सा लगा कि पाकिस्तान टीम जब गई और पाकिस्तान के 6-7 लड़के जो है इसके अंदर पॉजिटिव वहां पर जाके हो गए। तो बात सही है कि जब आप इतनी लंबी फ्लाइट करके गए, दुबई से अराउंड 18 घंटे की फ्लाइट, फिर आप वहां पर पहुंचे, वहां से फिर आप एक और आपने फ्लाइट ली, और फिर जब आप वेलिंगटन पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि कुछ भी ये चीज हो सकती है, क्योंकि ये ट्रांसफर हो रही है, ये कैरियर के तौर के ऊपर अभी कोई भी अगर फ्लाइट के अंदर किसी को भी हुआ, उससे लगा, तो आपके 6-7 लड़कों को ये चीज हो गई। सो ये हो सकती है। तो इसमें स्टार्स पाकिस्तान मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड का बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बड़ा हार्श, जिसे कहना चाहिए, एक वर्डिंग यूज की थी कि अगर आप कोई हुआ, तो कोई खिलाफ वर्जी हुई, तो हम वापस भेज देंगे पाकिस्तान की टीम को। तो खिलाफ वर्जी या बताई जाए कि सही बात है कि खिलाफ वर्जी लड़कों ने की तो क्या की, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई। तो देखिए क्रिकेट खेलने गए एज ए स्पोर्ट्स है ये, इसको एज ए स्पोर्ट्स ही तरीकेकार से लेना चाहिए। डेफिनेटली जिंदगियों जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हर इंसान सेहत बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसका हर बंदा जो है वो एसओपीज का ख्याल रखता है। इवन यहाँ पर जो क्रिकेट हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट हम देख रहे हैं, बबल के अंदर है सारे प्लेयर्स, और उस एसओपीज का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। तो मैंने नहीं समझता कि पाकिस्तान टीम की इस लेवल के ऊपर जो है वो इतना बड़ा स्क्वाड गया और वहां पर जो है वो ऐसी चीजों की खिलाफ वर्जी की। अब तो आपने इंग्लैंड का एक टूर कर चुके हैं, जिसके आपको आइडिया हो गया है कि आपने बबल में किस तरह रहना है, आपने कौन सी एसओपीज को फॉलो करना है, ग्राउंड में आपने किस तरह रहना है। तो ये सारी चीजें लड़कों को एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ी, कोई बहुत बड़ी कोई खिलाफ वर्जी कर दी होगी। तो देखिए आप इतनी लंबी फ्लाइट करके गए, कहीं ना कोई जो है वो लूप होल हो सकता है, तो हम उसको दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब सारी एसओपीज को फॉलो किया जा रहा होगा, और इंशाल्लाह ताला कि अब हमारे लड़कों को
कंसंट्रेट करना चाहिए गेम के ऊपर, रादर के हम इन्हीं चीजों में, देखिए जब आप इन्हीं चीजों के अंदर रहेंगे तो आप गेम से दूर हो जाएंगे। सो हमारे लड़कों को चाहिए कि लीव इट, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो वो वहां पर हैं उनको सिर्फ क्रिकेट पे कंसंट्रेट करें। जैसी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो और आपने एज ए प्रोफेशनल जो है उसको लेना है और अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। और आप ये सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिर्फ अभी कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम किस तरह वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। साथ साथ आज CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान की कप्तान बाबर आजम से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने यही मैसेज दिया है कि लड़के सही रहें और अपना कंसंट्रेट जो है खेल पे किया करेंगे। साथ साथ ये भी है कि जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है बाबर आजम के हवाले से, एक खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो कल खालिद महमूद साहब जो साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं वो हमारे शो में मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैगाम भिजवाना चाहिए कि बाबर आजम आप कोई प्रेशर नहीं लें, आप अपना क्रिकेट खेलें। और उन्होंने ये भी कहा था कि क्रिकेट बोर्ड को अब उस खातून से रब्ता करके अपनी वकला की जो टीम है फिर मामलात को हल कर लेने चाहिए। आप क्या कहेंगे? एक तो कोविड का दबाव, फिर जो प्लेयर्स आइसोलेशन बर्दाश्त कर रहे हैं उसका दबाव। मैं सेकंड करता हूं बिल्कुल खालिद साहब की बात को, और ये स्टांस होना चाहिए कि बाबर आजम जो है वो आपका स्टार प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान है, पाकिस्तान की इज्जत है। और लेकिन जो उसके पर्सनल मामलात हैं, अगर उनको खातून को कोई जो चीजें हैं वो ठीक है, आपके पास कोर्ट है, आप वहां पर जाएं और अगर आप सही हैं तो वहां से आपको सारा इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त बाबर आजम को बोर्ड की तरफ से एब्सोल्युटली ये एक मैसेज कन्वे होना चाहिए कि आप जो है वो क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट करें, लीव इट फॉर जब आप पाकिस्तान आएंगे उसके बाद अगर वो खातून ठीक है, उनके पास जो भी एविडेंस होंगे तो फिर कोर्ट में जो चीज है उसको देखा जाएगा। लेकिन अभी आप जो जिस काम के लिए गए उसके ऊपर कंसंट्रेट करें, एंड देन क्योंकि यू आर द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम, जब कप्तान अगर प्रेशर में आ जाएगा या उसके बैक ऑफ माइंड इस तरह की चीजें चलेंगी तो डेफिनेटली फिर वो उसका इफेक्ट डाउन द लाइन के ऊपर भी आएगा। तो ये क्लियर मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डेफिनेटली बाबर आजम को जाना चाहिए कि आप क्लियर माइंड के साथ एज ए कैप्टन और प्लेयर जो है वहां पर खेलें, क्रिकेट को खेलें और अच्छा परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और जो चेयरमैन हैं CEO वसीम खान साहब, चेयरमैन एहसान मानी साहब, की जानिब से पैगाम लगता है चला भी गया है कि आप क्लियर होकर खेलें। क्योंकि वसीम खान साहब ने ये बात ज़रूर बोली है आज के इंटरव्यू में कि मेरी बाबर आजम से बात हुई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस बारे में बात हुई, लेकिन उन्होंने ये बात बोला कि मेरी बात हुई है। तो ऑफकोर्स एक मैसेज शायद गया हो कि आप नए कप्तान बने हैं पाकिस्तान टीम के, खासतौर पर टेस्ट टीम के, तो बगैर प्रेशर के आप वहाँ पर खेलें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी बातचीत करेंगे। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे गुफ्तगू के आगाज़ से पहले बात करेंगे कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम ने कुछ मीडिया के हवाले से बातचीत की है और उन्होंने क्या कहा है दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से, वो पहले आपको सुनवाते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए था। हम PCB को जब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो एक चार्टर्ड फ्लाइट लेके भेजते तो ज़्यादा बेहतर था। आपके ऊपर ब्लेम नहीं आता और ना ही ये मिसहैप होता, मगर इसकी वजह से हमारी जो साख है क्रिकेट के अंदर वो बड़ी ख़राब होती है कि ये छोटा सा मैटर था, ये भी हम हैंडल नहीं कर सकते। ये एक बड़ा सेटबैक हुआ है। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो टीम के खिलाड़ियों पे होगा तो सही कि अब आपको हर वक्त जो है वो उनकी बात सुननी पड़ रही है। आप निकलो ना, बाहर ना बैठो, प्रैक्टिस ना करो। ज़ाहिर है उनके रूल्स हैं, उनके मुताबिक उनको चलना है। तरीक़ेकार आप कोई भी अडॉप्ट कर लें, उसके अंदर एम्पावर आप करते हैं या नहीं करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी को बना देते हैं जस्ट अ पपेट तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप किसी को बनाते हैं एम्पावर करके कि वो जो फैसले करे वो उसको हम मानेंगे फिर सही है। तो मेरा ख्याल है कि PCB अब की दफ़ा जो बनाएगी एक तो लंबे टर्म के लिए बनाएगी। जी हाँ, आपने सुना साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम का न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से क्या कहना था। महमूद हामिद साहब, आप भी एक बड़ी एयरलाइन की बड़ी पोस्ट पर मौजूद हैं। इकबाल कासिम साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चार्टर्ड तैयारे से जिस तरह दौरे इंग्लैंड के प्रोटोकॉल से उसी तरह न्यूजीलैंड भी भेजना चाहिए था, क्या कहेंगे इस पर?
इकबाल भाई जो कह रहे हैं मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही जिसे कहना चाहिए, अगर आप चार्टर प्लेन में जाते हैं, इंग्लैंड जैसे गए थे चार्टर प्लेन में, तो आपकी सारी चीजें बेहतर हो गई थी। तो न्यूजीलैंड भी हम इसी तरह हमारी टीम ट्रेवल कर सकती थी, और क्योंकि ये बड़ा भी इज अराउंड, लेकिन माइट भी शायद इसके अंदर बहुत सी ऑब्लिगेशन हो सकती हैं। जी। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो चार्टर्ड प्लेन जो इंग्लैंड गया था, वो मेरे ख्याल उसकी जो सारी कॉस्ट बेयर जो की थी वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने की थी। सो शायद पॉसिबल हो कि ये बहुत चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो बहुत महंगी होती है, और खास यहाँ से अगर आप डायरेक्ट न्यूजीलैंड जाते हैं तो इज अराउंड तकरीबन 18-20 घंटे की फ्लाइट है। सो उसकी जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट के लिए डेफिनेटली आपका बड़ा जहाज ही जाएगा, 777 जाएगा, छोटा जहाज तो जा नहीं सकता। सो उसकी कॉस्ट जो है वो अगर आप लगा लें तो इज अराउंड जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब पर आवर्स की बनती है चार्टर्ड की। तो बहुत ही ज्यादा ये महंगी फ्लाइट होती है। तो बहुत सारी चीजें इसका इफेक्ट है, लेकिन मैं यही हमेशा कहता हूँ, जो इतना पैसा ऑल टुगेदर वैसे खर्च होता है, तो फिर ये बड़ा सेफ एंड जो है जिसे कहना चाहिए चीज हो सकती है, इसके अंदर फिर कोई मेरे ख्याल से कोई मसले मसाइल नहीं होते। सो इकबाल भाई उस नजरिए से बात कर रहे हैं, तो ये चीज हो सकती थी। ठीक है, चार्टर्ड तैयारे से भेज सकते थे। एक और बात इकबाल कासिम साहब ने की मिसबाह हक से मुतालिक कि ऑफ कोर्स अब चेयरमैन तो नहीं रहे हैं, वो चीफ सेलेक्टर नहीं रहे हैं मिसबाह हक साहब। अब नया चीफ सेलेक्टर कौन होगा, इस पर भी कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि मोहम्मद अकरम आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इकबाल कासिम साहब ये बात बोल रहे हैं कि जो भी आए वो डमी चीफ सेलेक्टर ना हो, वो फैसला साजी है वो खुद कर सके। तो मोहम्मद अकरम विल इट बी अ गुड डिसीजन कि अगर मोहम्मद अकरम साहब आते हैं, कि ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी के साथ वो मौजूद रहे हैं रिसेंटली? देखिए, किसी के हम चीजों के ऊपर कि वो किस तरह काम करेगा पहले से तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन नेचर भी बहुत सारी चीजों की होती है। तो इकबाल भाई उस नजरिए से शायद मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग हेडेड जिसे कहना चाहिए ना, वो पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो कि अपनी बात जो आदमी मनवा सके, रादर के वो किसी के ऊपर चले। अगर कोच कहता है कि मुझे ये चीज है, आप जैसे बहुत से सिलेक्टर होते थे वो कन्विंस नहीं होते थे कोच की बात से, और जैसे लाइक था मोइन एज ए चीफ सिलेक्टर, जब वो था तो बहुत से चीजों पे वो एज ए चीफ सिलेक्टर अपना वीटो पावर यूज करता था टीम में डालने के लिए प्लेयर्स को। तो बहुत से कोचेस चाहते थे कि ये प्लेयर चाहिए वो प्लेयर चाहिए, बट नहीं मानते थे। इस टाइप के आपके पास लोग आप उनको देखें जो कि अपना डिसीजन ले सके, किसी की जो है कि बात के ऊपर ना चल सके, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। उसकी तरफ इकबाल भाई ने मेरे ख्याल से इशारा किया कि कोई ऐसा डमी चीफ सिलेक्टर ना हो कि जो कि बस लाइक साइनिंग अथॉरिटी हो, कि उसकी खुद की कोई सही ना हो। तो एक पावरफुल चीफ सिलेक्टर के हैसियत से इकबाल कासिम साहब बात कर रहे थे। महमूद आमिर साहब, जिस तरह आप मोइन खान साहब का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने अपने जो माजी का दौर था जिसमें वो चीफ सेलेक्टर है, तो बड़े अच्छे डिसीजन लिए और उनका नाम भी ज़ेर गर्दिश है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कैसा देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस एक्सपेरिमेंट में फेल हुआ कि एक ही चीफ सेलेक्टर, एक ही हेड कोच? और आप क्या समझते हैं एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, आप समझते हैं कि आज़ादाना सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जैसे पहले हुआ करती थी? देखिए, मैं तो जब अनाउंस हुआ था तो मैंने हमेशा से इसकी मुखालफत की थी कि एक ही बंदे को आप इतने पोर्टफोलियो दे दें तो उसके लिए भी ठीक नहीं है। मतलब आपने उसको एज ए चीफ सेलेक्टर, हेड कोच, बैटिंग कोच, मतलब 3-3 पोर्टफोलियो अगर आप एक बंदे को दे देंगे तो उसके ऊपर इजाफी बर्डन डेफिनेटली बढ़ेगा। और एक हेल्थी कंपटीशन जो होता है ना, जो कि कन्वर्सेशंस होती हैं बिटवीन द सिलेक्शन कमेटी, वो चीज देखें। कोच का अपना एक रोल है, चीफ सेलेक्टर का एक रोल है। आप एक दूसरे को कन्विंस करते हैं किसी भी टीम सिलेक्शन के लिए, तो कन्विंस आप क्या करेंगे? एक ही बंदा है तो मैं अपने आप को क्या कन्विंस करूंगा? नहीं, इसको ले लो, उसको ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। सो यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज मेरे ख्याल से कारामद नहीं होती। तो एक जो कंसेंसस के साथ एक जो टीम बनती है, जो आप एक दूसरे को कन्विंस करते हैं कि वो ये देखें, प्लेयर्स जब बराबर होते हैं, और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में
10-11 लड़के तो सिलेक्टेड होते हैं, आपको 4-5 लड़के select करने होते हैं, तो उसके ऊपर डिबेट चल रही होती है आपकी। तो मैं ये हमेशा से कहता था कि चीफ सिलेक्टर अलग होना चाहिए। मिसबाह उल हक को एक चीज चाहिए, चीफ सिलेक्टर बन जाए या एज ए कोच वो काम करे। तो मेरा ख्याल तीनों फॉर्मेट का कप्तान एक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, डेफिनेटली इसमें कोई लेकिन बाबर आजम के लिए मेरे ख्याल से कि इट्स टू अर्ली टू उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा जिसे करना चाहिए, प्रेशर डेवलप होगा एज ए कैप्टन, क्योंकि अभी उसने अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, वो एक नाम के साथ आ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर, और अल्लाह करे वो उसमें कामयाब हो। लेकिन समटाइम्स डेफिनेटली क्योंकि कप्तान को आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अर्ली हो गया है कि, लेकिन हमने मसला ये है कि हमने कोई कप्तान ग्रूम ही नहीं किए, तो अब ऐसा कौन सा हमारे पास प्लेयर है कि जिसको हम कप्तान बने, तो ठीक है, हमें यहाँ पर वी होप टू, हमारी भी यही होप है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, और जो प्रेशर उन पे होगा तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी का, उसमें अच्छे चलते रहें। खासतौर पर वसीम खान साहब ने भी बात बोल दी कि जब तक मैं और एहसान मानी क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान बाबर आजम रहेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जब मुवाजना किया जाता है उनका, जैसा कि वसीम अकरम साहब भी कहते हैं कि विराट कोहली से मुवाजना उनको जारी रखना चाहिए। विराट कोहली के लिए 2020 कहीं कहीं सही रहा, कहीं कहीं बुरा रहा। एक रिकॉर्ड तो उन्होंने आज कायम कर दिया है, सबसे तेज तरीन 12,000 रन उन्होंने बना लिए हैं, और सचिन तेंदुलकर का जो कि अपने ही हम वतन है, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, जिन्होंने 300 मैचेस में, वनडे मैचेस में बनाए थे, इन्होंने 242 वनडे मैचेस में बनाए हैं। लेकिन 2020 की बात की जाए तो विराट कोहली ने 2020 में ओडीआई में कोई भी सेंचुरी नहीं की, और 2008 में जब डेब्यू किया था तब से अब तक सेंचुरी मुकम्मल कर रहे थे हर साल में। और क्या लगता है कि कप्तानी प्रेशर था, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी पे तो प्रेशर होगा, वो उससे कमबैक भी कर लेंगे, लेकिन क्या विराट कोहली पर भी कप्तानी का ही प्रेशर है कि वो 2020 के अंदर सेंचुरी भी स्कोर नहीं कर पाए? लेकिन 2020 वैसे बड़ा भारी साल है तो पूरी दुनिया के लिए, तो वो विराट के लिए भी एज ए बैट्समैन उनके लिए भी बड़ा भारी साल हो गया, क्योंकि ऐसा प्लेयर जिसने हर सीजन में सेंचुरी स्कोर्स किया, और तो वो इस सीजन के अंदर अभी तक कोई सेंचुरी उन्होंने 2020 में वनडे के अंदर नहीं बनी। डेफिनेटली देखिए, प्लेयर है, प्लेयर का अप एंड डाउन कभी ना कभी जरूर आता है, और कभी उससे परफॉर्मेंस नहीं होती थी, लेकिन समटाइम उसको लोग बैक कर रहे होते, तो कप्तानी का प्रेशर तो देखिए एक्स्ट्रा प्रेशर है। अच्छा, ऐसा प्लेयर भी उनपे भारी और ऐसा कैप्टन भी भारी है। पहली दफा अपनी करियर में वो 3 लगातार वनडे मैचेस भी हारे, एक न्यूजीलैंड से और 2 मैचेस अभी आज व्हाइट वॉश से तो उन्होंने बचा लिया इंडिया को, लेकिन 3 मैचेस हारे, उसके बाद 2 लगातार सीरीज भी करियर में पहली दफा हारे हैं वो। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना कि समटाइम्स होता है कि आपका जो है वो सितारा गर्दिश में हो जाता है, तो ये 2020 जो है उनके लिए तो ज्यादा खराब रहा कि वो उनकी टीम परफॉर्मेंस भी नहीं रही और खुद की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही। तो ये चीज होती है, प्लेयर के साथ आती है, लेकिन महमूद आमिर साहब ये चीज़ होती है, प्लेयर्स के साथ ये चीज़ हो जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टफ टाइम तो दिया है इंडिया ने। 300 से ज़्यादा रन उनके बल्लेबाजों ने उन्हीं की कंडीशंस में बनाए। हाँ, बॉलिंग थोड़ी सी उनकी फेल नज़र आई, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज जैसे तला ने बताया कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, आप उनके एरा में उनके साथ खेलें, आप क्या समझते हैं कि तेंदुलकर ज़्यादा अच्छे हैं या फिर विराट कोहली ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं? देखिए, ये कंपैरिजन करना मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी चीज है। सचिन तेंदुलकर जो है वो एक लेजेंडरी, और उन्होंने एक डिफरेंट चीज क्रिकेट में वो लेकर आए, रन्स जिसे कहते हैं मशीन के तौर के ऊपर। सचिन तेंदुलकर को हम देखते थे कि सचिन जो है वो परफॉर्म करें, सेंचुरी की सेंचुरी, 100 सेंचुरियां इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाना इज नॉट अ जोक। कि अगर आप घर सहन के अंदर भी खेले ना तो 100 रन बनाना इतना आसान काम नहीं होता। उसने 100 सेंचुरियां बनाई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो बहुत बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर का है। हाँ, विराट कोहली का एक डिफरेंट चीज है, जब वो परफॉर्म कर तो वो इंडिया को फिनिश करके निकलते हैं, मैच जिताए हैं उन्होंने काफी सारे। तो अगर आप इस लहजे से बात करते तो एक डिफरेंट चीज है, बट कंपैरिजन किसी का मेरे ख्याल से किसी के साथ ऐसा ठीक है। आप समझते हैं कि 2 बड़े प्लेयर्स का ऐसे किसी के साथ कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। साथ साथ जैसे हमने देखा कि वनडे सीरीज तो खत्म हो गई है, भारत को ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज जो कि कल से आगाज़ हो रहा है जिसका, और साथ साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है। वनडे में तो उनको शिकस्त हुई, क्या कहेंगे आगे आने वाली मैचों में? रोहित शर्मा नहीं होंगे उनके साथ।
अब देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी टीमें जाके बड़ा स्ट्रगल करती है, लेकिन इंडिया ने अगर आप पिछले सालों में देखें तो अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सही। और अगर आप वनडे सीरीज भी देखें तो 375 पे 375 होना इतना आसान काम नहीं होता एनी टाइप ऑफ पिच पे, लेकिन फिर भी वो 325 335 रन उन्होंने वहां पर बनाए। आज भी उन्होंने 300 प्लस बनाए और उसको मैच को जीता। तो टीम तो उनकी अच्छी है, वो किसी वक्त भी, और T20 ऐसा फॉर्मेट है कि उसके अंदर तो वो जो दिन है, वो जो छोटा सा टाइम है, उसके अंदर जो भी अच्छा करे, क्योंकि दोनों बराबर की टीम है। सो जो अच्छा मैं समझता हूँ बिल्कुल, दोनों bowling अच्छी बराबर जो- की टीमें हैं और जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। आज उमर अकमल के हवाले से खैर खबर तो कल की है, फैसला महफूज कर लिया गया था। कहा जा रहा है कि आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल केस का फैसला महफूज कर लिया। सालसी अदालत बराए खेल में उमर अकमल केस की ऑनलाइन समाअत हुई। 7 घंटे तक जारी रहने वाली ऑनलाइन समाअत में दोनों फरीकीन ने दलाइल दिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल की सज़ा में कमी के फैसले के खिलाफ आलमी अदालत में अपील दायर की थी। क्रिकेटर उमर अकमल ने भी अपनी 1.5 साल पाबंदी को चैलेंज किया था। आज़ाद एडजुडिकेटर ने फिक्सिंग केस में उमर अकमल पर 1.5 साल की सज़ा आयद की थी। तो जी महमूद अहमद साहब, क्या देखते हैं, उमर अकमल के करियर को आगे आता हुआ देखते हैं या फिर फुल स्टॉप लग चुका है? ये तो खैर मैं इसके ऊपर क्या कमेंट्स कर सकता हूँ, और क्योंकि ये तो जब केस अदालत के अंदर चला जाता है तो फिर देयर इज नो राइट्स के किसी के पास राइट नहीं होता कि उसके ऊपर कोई ऐसा कमेंट्स पास कर सके, क्योंकि अब अदालत ने फैसला अपने जिसे कहना चाहिए होल्ड कर लिया है, और अब वो जो है वो एक मेरे ख्याल से अब फैसला ही देंगे। तो सो हम इसके ऊपर जो है कमेंट्स अभी दे नहीं सकते। आफ्टर दैट जो भी चीजें होंगी उसके ऊपर हम बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से जब तक केस अदालत के अंदर होता है तो मेरे ख्याल से हमें कमेंट्स नहीं करने चाहिए। ठीक है, अदालती फैसला जो भी है उस पर फिलहाल तो हम कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर आने वाले वक्तों में ज़ाहिर फैसला इनके हक में आता है तो ये ज़रूर इस पर आप एनालिसिस दें कि क्या पाकिस्तान टीम को उमर अकमल की ज़रूरत है या इनका आने वाले वक्तों में कमबैक हो सकता है, क्योंकि उमर अकमल के बारे में भी कहा जा रहा है, उन्होंने खुद भी बयान दिया था कि 2-3 साल वो और मजीद क्रिकेट खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं। ऑफकोर्स शोल्डर इंजरी थी, PSL नहीं खेल सके और उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम भी हुई पेशावर ज़ल्मी को। तो आने वाले वक्तों में कमबैक देख रहे हैं, कमबैक इज ऑन द कार्ड्स फॉर उमर अकमल? आई थिंक देखें पाकिस्तान खेलना जो है वो पाकिस्तान को जिस प्लेयर की अगर जरूरत है, मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान को उस प्लेयर को खिलाना चाहिए। अगर पाकिस्तान समझता है कि हाँ उमर अकमल की पाकिस्तान टीम को जरूरत है और उनकी फॉर्म अच्छी है, तो फिर वो क्यों नहीं उनका कमबैक हो सकता। सो इसी तरह बहुत से लोगों के कमबैक हुए हैं, और आपने जो है मोहम्मद आमिर को भी वापस लेकर आए थे टीम के अंदर। सो अगर जरूरत है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर वार्नर और ये लोग वापस आए, स्मिथ आए, क्योंकि उनको जरूरत भी थी और उनकी टीम को जो है उन प्लेयर्स की जरूरत थी। तो उन्होंने पहले बैन लगाया, देन वो फिर वापस आए और आके अब अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क है वो पहले होता है, बाकी पर्सनलाइज थिंग्स जो है ना, पर्सनलाइज कि मैं अगर किसी को नहीं पसंद कर वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। बिल्कुल, आप समझते हैं कि मुल्क को पहले रखना चाहिए। और फिर उमर अकमल के हवाले से आपका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान टीम अगर समझती है तो उस खिलाड़ी को ज़रूर टीम में खिलाना चाहिए। कुछ डोमेस्टिक के हवाले से बात करते हैं। हमने देखा कि रज़ा हसन नॉर्दर्न के जो टीम मेंबर हैं उनको कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करने पर इस सीज़न से ही आउट कर दिया गया। आज उनका एक बयान आया, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माफ़ी मांगी। तो इस स्टैंड को कैसा देखते हैं? कहा जा रहा था कि पहले भी कुछ लोगों ने खिलाफ वर्जी की थी जब नेशनल T20 कप हो रहा था, तो उनके साथ थोड़ी नरमी रखी गई, यहाँ पे थोड़ा सख्त एक्शन ले लिया गया। क्या कहेंगे इस पे? ये एक चीज है कि अगर आपने एक लॉ बना लिया है तो वंस फॉर ऑल सबके लिए वही लॉ होना चाहिए। ये नहीं कि आज अगर रजा हसन ने अगर कोई खिलाफ वर्जी की है तो आपने उनको बैन कर दिया, आपने उनको घर भेज, और अगर दूसरा कोई खिलाड़ी, आपका पसंदीदा खिलाड़ी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो आप उसको कुछ एक आध मैच का बैन करके आप उसको टीम के अंदर वापस ले रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वंस फॉर ऑल एक जैसी चीज होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन जिसे कह रहा हूं ना मैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर
कोई गलत जो आपकी एसओपी के खिलाफ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, बेसिकली प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट की शिक के अंदर अगर जो चीजें हैं आप अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर कोई भी प्लेयर हो वो फिर खेल से बड़ा नहीं है, वो टीम से बड़ा नहीं है, तो फिर उसके लिए भी सलूक होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर रजा हसन अगर माफी मांग रहे हैं और अगर उसको अगर उन्होंने दोबारा ये हरकत की है तो फिर तो जाहिर सी बात है पनिश तो होगी, और रजा हसन को थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि पहले भी उनके साथ एक मामला हुए थे जिसकी वजह से उनके वो क्रिकेट से दूर हो गए थे। तो बहुत लड़कों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि हमने गलती की है, उससे हमारी वैसी क्रिकेट हमारी पीछे चली गई, एंड देन कम बैक अगेन कि अल्लाह ने उनको दोबारा चांस दिया। तो फिर अगर आप छोटी छोटी ये चीजें करते रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर लोग यही कहते हैं कि यार ये लोग ये सही नहीं होंगे और ये चीजें करते जाते हैं। तो मैं हमेशा से बात ये करता हूँ कि एक जैसा सलूक होना चाहिए। अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसकी कत्ल की सजा जो है वो कत्ल की सजा उनको होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ने कत्ल किया है उसको आप माफ कर दें और एक को सजा मौत दे दें। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अच्छी चीज नहीं है, उससे जो है वो जो है लड़कों का जो यंगस्टर्स हैं उनका भी मोरल डाउन होता है कि ऐसी चीजों से। हाँ, अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं चाहे वो स्टार प्लेयर सभी प्लेयर हो, ठीक है। महमूद आमिर साहब, आपका यही कहना है कि तमाम तर रूल्स सबके लिए एक ही होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महमूद आमिर साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। जी हाँ, हमने हॉकी क्रिकेट के हवाले से तो बात की, लेकिन अब कुछ शहर कायद के बासियों के हवाले से खुशखबरी आपको देते चलें कि सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक खेलों का सबसे बड़ा मंसूबा तैयार किया गया है। वो क्या मंसूबा है, आइए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की जानिब से खुद ही उनकी ज़बानी सुनते हैं। अब सबसे पहले तो मैं सिंध को कराची और को खुशखबरी दूंगा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिंध गवर्नमेंट की कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिश किया है। इस पर तकरीबन हमारी 136 मिलियन की लागत आई है, जिसमें हमने मल्टीपर्पज़ हॉल की मतलब एक वो इस्टेब्लिश हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जिसमें तकरीबन 1000 पीपल की सीटिंग का है। उसके अलावा फुटसोल ग्राउंड इस्टेब्लिश हुआ है जो भी अच्छा, उसमें टर्फ जो लगा है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। टेनिस ग्राउंड जो हुआ है वो भी अच्छा एक ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी हुई है। 2 स्क्वाश ग्राउंड इस्टेब्लिश हुए हैं और वहाँ पे जो स्काउट्स के बच्चे हैं और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो मुफीद होंगे। तो सिंध गेम्स का जो प्लान है कि हम सब 6 ज़िलों में इसको ऑर्गेनाइज़ करें, डिफरेंट गेम्स डिफरेंट स्टार्ट लें हम लाड़काना से, फिर नवाब शाह, शहीद बिनाबाद, फिर मीरपुखास, फिर हैदराबाद एंड कराची में। जो कराची में हम गेम्स करेंगे हम चाहेंगे कि इसको इसी कॉम्प्लेक्स में रखें ताकि इसकी अच्छे तरह से एक ओपनिंग हो सके। यहाँ आपने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की बात सुनी। कराची में एक खेलों का सबसे बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया है और बहुत बड़ी खुशखबरी है कराची वालों के लिए। साथ साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे अपने अख्ताम को पहुँचा। हमने तमाम ही खेलों को कवर किया। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।